Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैकबोर्ड का क्लास 12 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सेट 1 और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैसे उत्पादन करें। आगे चलें हम लोग। देखिए, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता का मान डैश होता है। तो इसका आंसर होगा आपका 0। आगे चलते हम लोग। सामान्यतः एक उदासीनता वक्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूल्य बिंदु की और उत्तर। आगे चलते हम लोग। सामान्यतः एक मांग वक्र की ढाल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक। आगे चलते हम लोग। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच डैश होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। आगे चलते हम लोग। निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टा यू आकार का होता है। तो इसका आंसर होगा आपका औसत उत्पाद का। आगे चलते हम लोग। उत्पादन फलन Q इक्वल टू AL अल्फा के बीटा में पैमाने का प्रतिफल की माप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A अल्फा प्लस बीटा। आगे चलते हम लोग। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका घटती है। आगे चलते हम लोग। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुल स्थिर लागत पर। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित में से किस बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर तीनों का तीनों है। एम आर इक्वल टू एम सी, एम आर माइनस एम सी इक्वल टू 0, एम आर डिवाइडेड बाई एम सी इक्वल टू 1। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। आगे चलते हम लोग। निम्नलिखित रेखा चित्र से पूर्ति की लोच के किस मान की माप होती है। तो इसका सही आंसर है आपका 1 से कम। देखिए फिगर को देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि क्या है आपका आंसर 1 से कम। आगे चलते हम लोग। एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है। तो इसका सही आंसर है आपका पूर्ति कम हो जाती है। आगे चलते हम लोग। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका संतुलन कीमत एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। आगे चलते हम लोग। अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका वृद्धि होने की। आगे चलते हम लोग। अधिक पूर्ति की स्थिति होती है जब D इज लेस देन क्या होता है, S होता है। यानी मांग कम हो और पूर्ति ज़्यादा हो तब, यानी B आंसर होगा इसका। चलिए आगे चलते हम लोग। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति में कमी होने से बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका संतुलन कीमत में कमी एवं संतुलन मात्रा में वृद्धि होगी। आगे चलते हम लोग। एकाधिकार में अधिकतम कुल आवागम के उत्पादन स्तर पर वस्तु की मांग की कीमत लोच कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा आपका
1। आगे चलते हैं हम लोग। द्रव्याधिकार में विक्रेताओं की कितनी संख्या होती है? तो इसका सही आंसर है आपका 2। आगे चलते हैं। निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर है आपका एकाधिकृत प्रतियोगिता में। आगे चलते हैं हम लोग। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है J.M. केन्स। आगे चलते हैं हम लोग। जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? तो इसका सही आंसर आपका जीडीपी बराबर है एनडीपी प्लस मूल्यह्रास के। ठीक है, जीडीपी का मतलब आपको पता होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस मूल्यह्रास। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो इसका सही आंसर होगा आपका चपाती भी होगा, बिस्किट भी होगा, ब्रेड भी होगा, और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। आगे चलते हैं हम लोग। किसी वर्ष जीडीपी की गणना में निम्न में से किस मद के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रयुक्त कार का बिक्री मूल्य को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? तो देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर। देखिए, मूल्य विधि, मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? इनमें से सभी। आगे चलते हैं हम लोग। सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया था? तो इसका सही आंसर है आपका 500 और 1000 के नोट को। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका जनता से जमा स्वीकार करना। आगे चलते हैं हम लोग। भारत का एक केंद्रीय बैंक है, तो इसका सही आंसर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका M1। आगे चलते हैं। यानी उपभोग फलन C बराबर A प्लस BY में प्रेरित उपभोग है, तो इसका सही आंसर होगा आपका BY। आगे चलते हैं हम लोग। MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न रेखा चित्र में स्वायत्त निवेश की रेखा है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका? देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका CD। आगे चलते हैं हम लोग। किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस इक्वल टू 0.4 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो देखिए, K बराबर 1/MPS होता है। ठीक है, तो आपका 1 और एमपीएस कितना आपका 0.4। अगर पॉइंट हटाते तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 4 को अगर 10 से डिवाइड किए तो 2.5 होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हम लोग। निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण का बात नहीं किया, इसमें कौन सा नहीं है इसके बारे में बात किया। तो देखिए, उपहार कर आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, संपत्ति कर भी आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, आय कर भी प्रत्यक्ष कर है, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, वस्तु एवं सेवा कर। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या आपका? सड़क। सड़क ही है सार्वजनिक वस्तु। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है 2017। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका राजस्व घाटा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। व्यापार संतुलन क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका निर्यात और आयात का
अंतर। आगे चलते हैं हम लोग। यदि कोई भारतीय किसी चीनी मोबाइल कंपनी को खरीदता है तो इस लेन देन को भारत के भुगतान संतुलन में कहाँ दर्ज किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका पूंजी खाते के डेबिट मद में। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? तो इसका सही आंसर है वस्तुओं का निर्यात। तो ये आपका 40 का 40 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।